हाय फ्रेंड्स, पेपर नंबर 107 जो ऑफलाइन आपका हुआ था लास्ट संडे को, देखते हैं उसका सॉल्यूशन। देखो क्या पेपर आपके क्वेश्चंस बने थे और उनका सॉल्यूशन क्या बनेगा। देखो फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आपका, स्पोर्टिंग एरर से दोस्तों दो क्वेश्चन आएंगे आपके, और इन दो क्वेश्चन में से देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना था आपका कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु डज लिव इन मुंबई इज अराइविंग टुमारो। सेंटेंस में स्पोर्टिंग एरर देखो आपको कहां नजर आ रहा है। देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ के बाद में आपको पता होना चाहिए कि नाउन हमेशा कैसी आती है, आपकी प्लूरल नाउन का इस्तेमाल आपको करना होता है, और उस नाउन से पहले आपको कोई ना कोई पजेसिव या किसी न किसी तरह का आर्टिकल आपको यूज करना पड़ेगा। या तो आपको कहना पड़ेगा वन ऑफ द फ्रेंड्स या कहना पड़ेगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने कह दिया हु डज लिव। अब आपको पता है कि जब भी डब्ल्यू एच वर्ड हु का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, सीधी मैन वर्ब लगती है आपकी। डज का इस्तेमाल हम नहीं करते। लेकिन यहां बात आती है कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में आने वाली वर्ब है वो कैसी होनी चाहिए। यहां आपके सामने देखो दो चीजें आती है आपको। एक तो ये लग सकता है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स कहते हैं तो वन ऑफ के लिए तो वर्ब आपकी इज आनी चाहिए, लेकिन ये जो वन ऑफ के लिए जो वर्ब आ रही है ना, ये वर्ब कौन सी हो आ रही है इसमें, यहाँ इज आ रही है। तो वन ऑफ के लिए तो वर्ब आपकी इज आ रही है, लेकिन यहां जो डब्ल्यू एच वर्ड लगा रहे हो, इस डब्ल्यू एच वर्ड के पहले आपकी नाउन कौन सी है, फ्रेंड्स है। ठीक है ना, तो ये नाउन इसकी क्या एंटीसीडेंट कहलाती है, और इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आएगी। तो आपको कहना पड़ेगा क्या, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु डज लिव, नहीं वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु लिव कहना पड़ेगा। ध्यान होना चाहिए आपको, डज और डू का इस्तेमाल आप हु वर्ड को या वोट को जब एज ए सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में आप इसका यूज है वो नहीं कर सकते। यदि वो सेंटेंस यदि आपका यहाँ क्लोज है, ये क्लोज यदि कौन सा नेगेटिव बनता तो जरूर हम डू नॉट कर देते यहाँ पर, लेकिन ऐसा नेगेटिव है नहीं, तो हमें डज या डू का इस्तेमाल नहीं करना है। सीधी वर्ब आएगी लिव, और वो भी कैसी आएगी, प्लूरल, क्योंकि आपके फ्रेंड्स वर्ड कैसा है यहाँ पर, प्लूरल है। क्लियर है। तो आपका कौन से वाले पार्ट में आपकी एरर है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इज अराइविंग टुमारो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एरर आपकी इसके अंदर है कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में एरर है कि हु डज लिव आप नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा हु लिव इन मुंबई। ठीक है ना, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु लिव इन मुंबई, आप कह रहे मेरे दोस्तों में से, आपके मेरे दोस्त जो मुंबई में रहते हैं उन दोस्तों में से एक दोस्त है वो कल आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त जो मुंबई में रहता है, इसका मतलब है मेरे वो दोस्त जो मुंबई में रहते हैं उनमें से एक है वो कल है वो पहुंच रहा है, ये कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्वेश्चन आपका क्लोज में है, टेंस टॉपिक से बना हुआ आपका क्वेश्चन है, बहुत इजी और एक आसान सा सवाल था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, रुआना हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच्ड द पार्टी हॉल। क्या कह रहा है सेंटेंस के अंदर, यहां पर कंजंक्शन आपने वैन का इस्तेमाल किया है, उसके बाद रीच्ड आपने वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म लगाई है, पास्ट टेंस का इस्तेमाल आप यहां कर रहे हो, और यहां आपने प्रेजेंट टेंस यूज कर दिया कौन सा, हैज ऑलरेडी कट। कट आपको पता है तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कट कट कट, तो कट तो यहां पर आपकी वर्ब सही हो गई। लेकिन यहां आप कह रहे हो रुहाना हैज ऑलरेडी कट। आपको पता है जब सेंटेंस आपका पास्ट यूज करते हो तो पास्ट का पास्ट कौन होता है, पास्ट का परफेक्ट होता है, और यहां कौन सा यूज कर दिया, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट का सिंपल तब आता है जब हम वहां पर सिंस कंजंक्शन यदि होता तो हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन सिंस कहने पर यहां इस सेंटेंस का अर्थ है वो नहीं निकल पाएगा, इसलिए आपको कहना पड़ेगा रुहाना हैज ऑलरेडी की जगह पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस आएगा और आप कहोगे रुहाना हैड ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा, और उसके कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट वन में गलती है कि रुहाना हैज ऑलरेडी की जगह क्या आएगा, हैड ऑलरेडी कट। आपने टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, पास्ट का इंडेफिनेट वर्सेस पास्ट के परफेक्ट को। तो पास्ट का इंडेफिनेट का पास्ट होता है, उसे हम पास्ट का परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट पास्ट का ही क्या होता है, पास्ट होता है। तो आपने रीच्ड आप कह दियो कि व्हेन वी रीच्ड द पार्टी हॉल, जब हम पार्टी हॉल में पहुंचे तब तक तो रुहाना ने क्या कर लिया था, केक है वो कट कर लिया था, ये कहना चाह रहे हो। तो आपके जाने से पहले, आपके किसी भी कंप्लीटेड एक्शन से पहले ऐसा काम हुआ है तो उसे हम क्या कहना पड़ेगा, परफेक्ट टेंस कहना पड़ेगा, और वो भी कौन सा, पास्ट का कहना पड़ेगा। क्लियर है। तो ध्यान रखना स्पोर्टिंग एरर के आपके दो ही क्वेश्चन बनेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन आपके मोस्टली आप ध्यान दीजिए, टॉपिक कौन सा, टेंस का टॉपिक आपका पूछा जा सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक या कंजंक्शन टॉपिक है, इन तीन को ज्यादा है वो प्रायोरिटी पे रखा जाता है। क्लियर है, दोनों इजी क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपके नहीं थे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स के दोनों क्वेश्चन है वो वोकैब से पूछे जाते हैं। पिछले पुराने पेपर आप देखोगे तो 17 से लेकर के आज तक के 17, 18, 19 और 20 के चारों साल के पेपर है जो प्री के, उनमें आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है वो आपके वोकैब से ही पूछे हैं।
17 से पहले 2010 से लेकर के 2016 तक के पेपर आप देखोगे तो वहां एक क्वेश्चन आपका ग्रामर का तो एक वोकैब का जरूर पूछा है, लेकिन यहां पर पिछले 3-4 साल में दोनों ही क्वेश्चन आपके हैं वो वोकैब से पूछे हैं। सेंटेंस क्या है देखो, पहला पढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ध्यान रखे जब भी कभी लिखते हो तो पी और एम को कैपिटल ही लिखना होगा, ठीक है, और आर्टिकल द का इस्तेमाल करना जरूरी है यदि उसके साथ में नाम नहीं है तो। यदि ऐसे होता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो जरूर यहाँ आर्टिकल द हम नहीं लगाते। अब कह रहे हो सेंटेंस, द प्राइम मिनिस्टर गैव एन दैट द गवर्नमेंट वुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। आप ये कहना चाह रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया, क्या बोला, क्या भरोसा दिलाया। तो भरोसा दिलाने को क्या कहोगे, अश्योरेंस। अश्योरेंस भरोसा होता है, इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस नहीं। एम्बिशन या एडमिशन, क्या कहोगे, अश्योरेंस। आप कहना चाह रहे हो कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, भरोसा दिलाया, अश्योरेंस दिलाया, क्या कि सरकार जो है वो क्या करेगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी किसके विरुद्ध, जो कल्प्रिट्स हैं आपके जितने भी, उनके विरुद्ध क्या करेगी, स्ट्रिक्ट है वो एक्शन लेगी। तो आपको क्या कहना पड़ेगा यहां पर, अश्योरेंस कहना पड़ेगा। क्या कहोगे, अश्योरेंस। इस तरीके से आपके 4 वर्ड आएंगे, इनमें आपको चूज करना पड़ेगा कि इन वर्ड्स में आपका मीनिंग, यदि वर्ड पावर आपको पता है, आपका वर्ड पावर स्ट्रांग है, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है वो करेक्ट है, वो हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, पीपल ऑफ द ओल्डर जनरेशन, पीपल ऑफ द ओल्डर जनरेशन, ऐसे व्यक्ति जो कैसे हैं, जो ओल्डर जनरेशन वाले हैं, 90s मतलब 90 ईयर्स के आसपास के, 70-80s के आसपास के हैं, क्या कहना चाह रहे हो, ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज। अब आपको पता है कि पुरानी स्कूल डेज की यादें आना, पुरानी स्कूल की यादें आना, पुराने जमाने की यादें, पुरानी जमाने की यादों को क्या कहते हैं, रिमिनिस कहा जाता है। रिमाइंड तो पुरानी चीज की याद आना होता है, रिमेंबर करना या रिट्रीब्यूट करना, क्या कहोगे, रिमिनिसेंस। देखो रिमिनिस का मतलब होता है पुरानी चीजों की याद आना, जो पुरानी यादें होती है ना उनको कहा जाता है, ठीक है ना। और पुरानी चीजों की याद आने की जो आपकी बीमारी होती है उसे नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। नॉस्टैल्जिया आपने वर्ड पढ़ा होगा, जो पुरानी चीजों की याद आना उसे कहते हैं। और पुरानी चीजों के ऊपर जो चिंतन करता है उसे क्या कहते हैं, रेट्रीब्यूशन कहा जाता है। रेट्रीब्यूशन, पुरानी वाली चीजों के ऊपर आप चिंतन करते हो, मनन करते हो, उसे कहते हैं क्या, रेट्रीब्यूशन। तो वर्ड कौन सा आएगा यहाँ पर, रिमिनिस। क्या आएगा, रिमिनिस, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड देखो कौन सा आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट को देखो किस तरीके से पहला आपका क्वेश्चन बना है। सी स्टार्टेड प्लेइंग, स्टार्ट आपको पता होना चाहिए अपने, बाद में किसका यूज करता है, जिरन का यूज करता है। सी स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी एट अ यंग एज ऑफ 10 years ओल्ड। पहली बात तो यहां पर आप 10 न्यूमेरिकल यूज कर रहे हो तो बीच में आने वाली नाउन को हम आप प्लूरल नहीं कर सकते। तो 10 year ओल्ड होता तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती, अ यंग एज ऑफ 10 year ओल्ड, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ऐसा है नहीं, द यंग एज ऑफ 10 years कर दिया, यहां पे आगे ओल्ड ओल्ड वगैरह नहीं लिखा। अ यंग एज ऑफ 10 years यहां नहीं आएगा, क्या कहोगे, द यंग एज ऑफ 10, क्या कहोगे, द यंग एज ऑफ 10, आपको कहना पड़ेगा द यंग एज ऑफ 10, ठीक है ना। ध्यान रखना जब भी ऑर्डिनल जो कौन से नंबर, कार्डिनल नंबर जब भी कभी लिखोगे तो वो प्रेपोजिशन के बाद में आपको लिखने होंगे। जैसे मान लो आपको कहना हो कि वो 9वीं क्लास का स्टूडेंट है या वो 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, तो आपको कहना पड़ेगा क्या, क्या कहना पड़ेगा, आपको ऐसे कहना पड़ेगा, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ, और आपको कहना पड़ेगा क्या, क्लास, और क्लास के बाद आपको लिखना पड़ेगा क्या, क्लास 10, क्लास 9, क्लास 4, आपको ऐसे कहना पड़ेगा, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। आप ऐसे नहीं कह सकते ही इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। यदि 4th या ऑर्डिनल नंबर यदि आपने कह दिया तो यहां पर गलत हो जाएगा। आपको यहां पर कार्डिनल नंबर जो काउंट करने वाले होते हैं 1 2 3 4 5 6, इन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कह सकते ही इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यदि ऐसा बोला तो गलत हो जाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हो ही इज ए स्टूडेंट ऑफ द 10th क्लास, ऐसे कह सकते हो। यदि ऑर्डिनल नंबर कह रहे हो तो उसको पहले लगाना पड़ेगा, और पहले लगाओगे तो आर्टिकल द भी आपको वहां पे ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको कहना पड़ेगा द यंग एज ऑफ 10, 10 साल की क्या जो जवां उम्र है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ग्रामर से टोटल आपके 4 ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिए, इट मस्ट बीइंग क्वाइट एन एक्साइटिंग टाइम टू बी अलाइव। इस सेंटेंस को देखना, क्या किया इसमें, मॉडल किया है, और मॉडल के बाद आपको बी वर्ब भरने के लिए बोला है। मॉडल के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाने से पहले बी और हैव बीन का इस्तेमाल करना जरूरी होगा, तो ऐसा इसमें है नहीं। इसका मतलब आपको बी वर्ब भरनी है।
आपको पता होना चाहिए मॉडल के बाद कभी भी हैज और हैड का इस्तेमाल आप कर नहीं सकते। हैज बीन और हैड बीन का इस्तेमाल मॉडल के बाद इम्पॉसिबल होता है। आपको क्या लगाना पड़ेगा, हमेशा हैव बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बी यहां पर एज ए मैन वर्ब की तरह काम कर रही है, तो क्या कहोगे, इट मस्ट हैव बीन क्वाइट एन एक्साइटिंग टाइम टू बी अलाइव। क्या कहना पड़ेगा, मस्ट हैव बीन। मॉडल के बाद कभी भी हैज बीन और हैड बीन का इस्तेमाल नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। मॉडल कौन सा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, कोई भी मॉडल आ जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उसके बाद हैज बीन और हैड बीन का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। क्या कहना पड़ेगा आपको, हैव बीन का ही यूज है वो यहां पे आपको करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ग्रामर से बनने वाले आपके जो क्वेश्चन होते हैं, दो आपके किसके आएंगे, कौन से, स्पोर्टिंग एरर वाले क्वेश्चन आएंगे, दो आपके आएंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले। फिल इन द ब्लैंक्स वाले दोनों ही क्वेश्चन आपके किसके हैं, वोकैब के हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी वोकैब सीरीज यहां स्टार्ट हो रही है। देखो, अ पर्सन हु इज और बिलीव हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी क्रॉनिकली, आप कह रहे सिक, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, अपने आप को बीमारू मानसिकता वाला रखता है। जगन, तो बीमारू मानसिकता वाला जो व्यक्ति होता है, जो ऐसे बिहेव करता है कि वो क्या है, बीमार है, और उस बहाना, बीमारी का बहाना बना करके क्या करता है, छुट्टी कर लेता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जनरली उसे क्या कहते हैं, वेल्टुडिनेरियन। क्या कहलाता है, वेल्टुडिनेरियन कहलाता है। कनेश्वर आपको पता है कलापार की होता है, कनेश्वर कलापार की, जिसको आर्ट कला का पता रहता है उसे कनेश्वर कहते हैं, कलापार की। इवेस्ट ड्रॉपर होता है, छिप करके जो बातें सुनता है दूसरे लोगों की, उसे इवेस्ट ड्रॉपर कहा जाता है। बचनालियन शराबी को कहते हैं, जो शराब पीता रहता है, टुल रहता है, उसे क्या कहते हैं, बचनालियन कहते हैं। तो कौन सा वर्ड है इसमें आपके है, वेल्टुडिनेरियन। वेल्टुडिनेरियन का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, वेला ही बैठा रहता है फालतू में, ठीक है ना, जो क्या करता है, बीमारू मानसिकता वाला होता है, उसको कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो वो कोई ना कोई बीमारी का है, वो बहाना बना रहता है, बहाना बना लेता है, उसे क्या कहते हैं, वेल्टुडिनेरियन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, फर्स्ट वन ऑप्शन है, ये आपका आंसर बनेगा। वन वर्ड है, वन वर्ड के आपके दो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका, अ लॉन्ग वुडन सीट विद अ हाई बैक on which a row of people sit in a church। आप ये कहना चाह रहे हो जो सिटिंग व्यवस्था होती है आपकी चर्च के अंदर, उस सिटिंग व्यवस्था को, उन टेबल्स को, स्टूल्स वगैरह को, उनको आप क्या बोलते हैं, देखिएगा। अल्टर आपको पता है वेदिका को कहा जाता है, जो पूजा स्थल होती है वेदिका होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टर कहते हैं। अल्टर में ए आर वाला अल्टर होता है, वेदिका में ध्यान रखना जो चर्च में होती है ई आर वाला अल्टर, अल्टरनेटिव वाला अल्टर होता है। प्यू जो वर्ड है, प्यू का मतलब होता है क्या, जो चर्च में बैठने की जो जगह होती हैं, जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, उसे प्यू कहा जाता है। चैपल भी चर्च के अंदर जो होती हैं, क्या, जो पूजा स्थल होता है चर्च का, जहां पवित्र स्थान होता है, एकांत जगह होती है, जहां पर आप बैठ के प्रार्थना वगैरह करते हैं, उसे चैपल कहा जाता है। और कैथेड्रल तो गिरजाघर होता ही है आपका। तो कौन सा वर्ड है आपका, प्यू, PEW। प्यू आपका इस बार मेंस 2020 में पूछा है, 2020 के मेंस का जो पेपर आपका हुआ है, इसमें प्यू वर्ड है, वो वन वर्ड के तौर पर पूछा है, प्यू वर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। तो दो वन वर्ड के क्वेश्चन आपके हैं, वो प्री के एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। वोकैब से दोस्तों टोटल 10 क्वेश्चन तो आपके सीधे, और दो क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले, 12 क्वेश्चन, 24 मार्क्स, 50% पूरा ही वोकैब है आपके प्री के एग्जाम में। देखो अगला कौन सा, ईडियम, ब्रिंग होम द बैकन। देखो कितनी प्यारी ईडियम है आपकी, ब्रिंग होम द बैकन। ब्रिंग होम द बैकन का मतलब क्या हुआ, टू अर्न मनी फॉर ए फैमिली टू लिव ऑन, टू ब्रिंग फूड फॉर ए फैमिली टू लिव ऑन, टू ब्रिंग सम बैकन टू बी कुक्ड, या टू बाय सम न्यू फर्नीचर फॉर योर होम। ब्रिंग होम द बैकन। बैकन क्या होता है दोस्तों, बैकन का मतलब होता है क्या, सुअर का मांस। बैकन क्या होता है, सुअर का मांस होता है। घर में सुअर का मांस लेके आना, घर में सुअर का मांस लेके आना मतलब कमाऊ पूत बनना। आप घर में कुछ दो पैसे लेके आते हो, उसे कहते हैं ब्रिंग होम द बैकन। ठीक है ना, घर में सुअर का मांस लेके आना मतलब आप कमाई करके कुछ दो पैसे घर पे लेके आ रहे हो, तो उसे क्या कहोगे, टू अर्न मनी फॉर ए फैमिली टू लिव ऑन। ये थोड़े सिमिलियर आंसर है। यदि मान लो ए ऑप्शन नहीं होता, टू अर्न मनी फॉर ए फैमिली टू लिव ऑन, यदि ऑप्शन में ये नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन भी इसका सही मान लेता, क्योंकि टू ब्रिंग फूड फॉर ए फैमिली टू लिव ऑन, ये भी इसका आंसर है, वो मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब मनी ऑप्शन में नहीं है। तो यदि ये आता है कि टू अर्न मनी फॉर ए फैमिली, तो ये ऑप्शन आपका यही सही होगा। लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता तो हम फूड वाला आंसर भी मान लेते। ठीक है ना, तो घर में खाने के लिए दो पैसे लेके आना, कमाऊ पूत बनना, क्या कहलाता है, ब्रिंग होम द बैकन। ठीक है ना, तो आपसे कोई पूछे कि नौकरी लग के क्या करेगा, तो आपको कहना है कि घर में सुअर का मांस लेके आऊंगा। ठीक है ना, सुअर के मांस लाने को मतलब होता है कमाऊ पूत बनते हो आप। ठीक है ना, ओके, तो कहते हैं ब्रिंग होम द बैकन। बैकन सुअर के मांस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम कहो, चाहे डे ड्रीम कहो, चाहे कौन सा
आपने पढ़ी होगी कौन सी, एप्पल इन द एयर आपने पढ़ा होगा, कैसल इन द एयर, जो कैसल इन द एयर हम बनाते हैं, हवाई के लिए बनाते हैं, डे ड्रीम करते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, पाइप ड्रीम कहा जाता है। पाइप के थ्रू आप क्या करते हो, ड्रीम देखते हो, सपना देखते हो, उसे क्या कहोगे, देखो आप, अ ड्रीम और आइडिया दैट कीप्स गेटिंग रिपीटेड, जो बार बार आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं उसको कहोगे। अ ड्रीम और आइडिया दैट लाउडली प्रोक्लेम्ड, ड्रीम एंड आइडिया दैट इज नियरली अकम्प्लिश्ड कहोगे, या अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, क्या कहोगे, अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, ठीक है ना। आप ऐसा कहना चाह रहे हो, ऐसा कोई भी आइडिया, ऐसा कोई डे ड्रीम, दिन में देखे जाने वाला सपना, ठीक है ना, जो क्या है डे ड्रीम है, जिसको आप सोच रहे हो कि ये क्या ऐसा होगा, लेकिन ऐसा क्या है, केवल आप पाइप के थ्रू ड्रीम देख रहे हो, आप केवल ऐसा सपना देख रहे हो, ठीक है। तो ईडियम आपकी दो पूछी जाएगी, तो एक ईडियम आपकी पाइप ड्रीम है, एक आपकी कौन सी है, ब्रिंग होम द बैकन। तो ब्रिंग होम द बैकन का मतलब होता है कमाऊ पूत बनना, घर में कुछ दो पैसे लेके आना, ठीक है ना। और पाइप ड्रीम का मतलब होता है दिन में सपने देखना, डे ड्रीम करना, ठीक है ना। क्या, कैसल इन द एयर, हवाई के लिए बनाना, दिन में क्या करना, सपने देखना, क्या कराता है, पाइप ड्रीम, ठीक है ना। चलिए अब देखो सिनोनिम्स, दो सिनोनिम आपके पूछे जाएंगे। पर्यायवाची वर्ड देखिए क्या है आपका, अग्रेजियस। अग्रेजियस का मतलब होता है कि क्या है, वो बहुत ज्यादा कुख्यात है, ठीक है ना, जिसको मान लो जिसको रेपुटेशन बिल्कुल भी नहीं है, उसने रेपुटेशन खो बैठे हैं, लोग कहीं जहाँ कहीं जाता है लोग बहस मिच करते हैं, उसके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, लांछन लगाते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिससे नफरत करने वाले, नेफेरियस कहोगे, एक्सेप्टेबल कहोगे, जेंटल कहोगे कि एमिनेंट कहोगे। एक्सेप्टेबल, जेंटल और एमिनेंट तो तीनों ही आपके एग्रेजियस के आपके एंटोनिम बन गए। तो सिनोनिम कौन सा बन रहा है इसका, नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिससे नफरत की जा सके, जिससे आप क्या करते हो, नकारते हो, जो बिल्कुल ही कैसा है, अग्रेजियस है। नोटोरियस 15, तो नोटोरियस कहो, अग्रेजियस कहो, आप चाहे किसे क्या कहो, आपका कौन सा, नेफेरियस कहो, तीनों का मतलब ही सेम होता है। तो अग्रेजियस का मतलब होगा ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, नफरत के योग्य है, जो बिल्कुल ही कैसा है, कुख्यात है, ठीक है ना, उसे कहा जाता है। तो कौन सा सिनोनिम्स बनेगा इसका, अग्रेजियस का, नेफेरियस। क्या कहोगे, नेफेरियस है वो आपके इसके वर्ड का आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो अगला वर्ड क्या है आपका, मैवरिक। मैवरिक एक बहुत अच्छे वर्ड में से होता है। मैवरिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दुनिया भाड़ में जाए, ठीक है ना, ऐसा सोचने वाला बंदा कि मैं तो मेरी करूंगा, ठीक है ना, वो मैवरिक कहलाता है। स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्ति होता है, ठीक है ना, नयापन लेके आता है समाज के अंदर, अपने मन की करने वाला जो बंदा होता है उसे क्या कहते हैं, मैवरिक कहा जाता है। कंजर्वेटिव विचारधारा, कंजर विचारधारा हमने पढ़ी है, मतलब ऐसी जो बेसिक रूढ़िवादी विचारधाराओं को, परंपरावादी विचारधाराओं के लोग होते हैं उन्हें कंजर्वेटिव कहा जाता है। बोहेमियन जस्ट इसका सिनोनिम्स बनेगा आपका, बोहेमियन। बोहेमियन ऑर्थोडॉक्स का मतलब भी पुरानी विचारधाराओं के परंपरावादी जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है, और बुअस्वा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को कहा जाता है। तो कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स और बुअस्वा ये तो तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, और बोहेमियन इसका बिल्कुल ही उल्टा हो गया। बोहेमियन का मतलब होता है जो क्या जो भी समाज ने कोई भी नियम बनाए, नियम कानून कायदे जो भी समाज बनाती है उसको मानता नहीं है, जो, ठीक है ना, ऐसा बेईमान बंदा जो होता है उसे बोहेमियन कहा जाता है, मैवरिक कहा जाता है, ठीक है ना, या सोशलाइट भी बोला जाता है इस वर्ड को, ठीक है, सोशलाइट कह दो, बोहेमियन कह दो, मैवरिक कह दो। तो अपने मन की करता है, अपने नए तौर तरीकों को क्या करता है, वो निभाता है, ठीक है ना। एक हियर से वर्ड भी आपने पढ़ा होगा, हियर से का मतलब भी होता है ऐसा कोई व्यक्ति, हियर से का मतलब भी होता है कि जो बिल्कुल ही क्या करता है, अवहेलना करता है, या परंपरावादी जो चीजें होती है उनकी वो अवहेलना करता है, उनकी तौहीन करता है, उसे क्या कहते हैं, हियर से कहते हैं। तो वर्ड कौन सा होगा मैवरिक का, यहाँ पर बोहेमियन है, ये इसका क्या बनेगा, सिनोनिम्स बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड कौन सा है आपका, एंटोनिम पूछा है आपके वर्ड का, मार्टिनेट। दो आपके सिनोनिम पूछे जाएंगे, दो आपके एंटोनिम पूछे जाएंगे। तो वर्ड कौन सा, मार्टिनेट। मार्टिनेट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो मार्शल लॉ लगाता है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जो कठोर अनुशासक होता है उसे कहते हैं क्या, मार्टिनेट। जो कठोर अनुशासक होता है, बिल्कुल ही जैसे आप कह सकते हो, आपने बुक पढ़ी हो थॉमसन एंड मार्टिनेट, तो मार्टिनेट अब का क्या मतलब होता है, जो अनुशासन में रखता है हर एक चीज को। अगलिटेरियन का मतलब होता है समानतावादी व्यक्ति होता है, जो क्या करता है, एक समान देखता है सभी चीजों को। अगलिटेरियन, एग हेड, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाता है। तो ऑब्वियसली एंटोनिम कौन सा बनेगा इसका, अगलिटेरियन। अगलिटेरियन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या कर सबको इक्वल समझता है, समानतावादी व्यक्ति होता है, वो जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो कठोर अनुशासिक होता है वो तो मार्टिनेट होता है, और लिबरल होता है, जो लोग हैं न्यूट्रल रहता है बिल्कुल ही, उसे क्या कहते हैं, अगलिटेरियन कहा जाता है। ओके चलो नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, रेलुक्टेंट। रेलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक जो व्यक्ति होता है, जिसकी कोई भी किसी तरह की कोई इच्छा नहीं होती है बिल्कुल ही कुछ नया करने की, कुछ
नयापन लाने की उसकी इच्छा है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसे क्या कहते हैं, आपका रेलुक्टेंट कहा जाता है। इसकी कोई इच्छा नहीं है, मतलब अनविलिंग, अनविलिंग, कॉशस, हेजिटेंस या विलिंग, तो ऑब्वियसली एंटोनिम क्या बनेगा, आपका विलिंग बन जाएगा। विलिंग मतलब जिसकी इच्छा रहती है कुछ काम करने का, उसमें मादा रहता है, उसे आप विलिंग कहते हैं। रेलुक्टेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल लुखा रहता है, बिल्कुल ही कैसा है, शांत रहता है, जिसके कुछ भी मन में कुछ करने की इच्छा नहीं हो, वो खत्म हो चुकी होती हैं, उसे क्या कहते हैं, जो क्यूरियोसिटी जिसमें खत्म हो गई है उसे क्या कहते हैं, रेलुक्टेंट कहा जाता है। अनिच्छुक होता है उसे कहा जाता है। बहुत ही एक आसान सा वर्ड, बार बार पूछे जाने वाले वर्ड में से एक है। तो दो आपके सिनोनिम पूछे जाएंगे, दो ही आपके एंटोनिम पूछे जाएंगे। बात करते हैं स्पेलिंग टेस्ट की। क्या पूछा है, देखो आपको, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा वर्ड है, रेनेसा। देखो रेनेसा की स्पेलिंग क्या होती है, RENA, रैना लिखना है, फिर आपको इज लिखना है, और फिर आपको सेंस, SANCE लिखना है। आपको इस तरह लिखना है, रैना इज सेंस। रैना इज सेंस में S डबल आता है आपका, रैना सुरेश रैना वाला याद कर लो, रैना, और इज IS लिखना है, और सेंस SANCE, रैना इज सेंस कौन से वाले में है, देखिए रैना इज सेंस RENE पहला वाला गलत है, सेकंड RENAISSENCE गलत है आपका, रैना RENAISANCE ये भी गलत है, रैना IAS डबल का रखा है, ANC आपका सही है। रेनेसा जो पुनर्जागरण का काल था आपका, ठीक है ना, पुनर्जागरण का, नवजागरण जो वाला काल था उसे क्या कहते हैं, नवजागरण नहीं सॉरी, पुनर्जागरण का काल था, क्या कहलाता है, रेनेसा कहलाता है। तो रेना इज सेंस, IS को डबल करना है, बस ये ध्यान रखना है आपको, और लास्ट में ANC आता है, ना कि ENCE आता है, रेनेसा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको पूछा है। देखो पहला वर्ड ट्यूशन, ट्यूशन की स्पेलिंग में ध्यान होना चाहिए आपको, TUITION होता है ट्यूशन, तो TUITION होता है ट्यूशन में, तो पहला वाला आपका वर्ड गलत है। ट्रूली की स्पेलिंग क्या होती है, TRULY होता है ट्रूली में, ई नहीं आता, ट्रूली आपकी यहाँ पर गलत है। क्वैगमायर की स्पेलिंग क्या होती है, QUAZ होती है, फिर MIRE होती है, क्वैगमायर, QUAZMIRE, क्वैगमायर बिल्कुल सही वर्ड है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन आई नहीं आएगा, एक्सप्लानेशन होता है, ये वर्ड गलत है। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, एक्सप्लेन में आई आता है, लेकिन एक्सप्लानेशन में जब भी आप कहोगे तो आपको कहना पड़ेगा एक्सप्लानेशन, आई है वो हट जाता है एक्सप्लानेशन जब आप लिखते हैं तो, ठीक है ना, एक्सप्लानेशन। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, क्वैगमायर, कौन सा वर्ड बनेगा, क्वैगमायर। क्वैगमायर दलदल को कहा जाता है, जो दलदल होते हैं ना उसको कहते हैं क्वैगमायर। दलदल होता है, मड वगैरह होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्वैगमायर कहा जाता है, ठीक है ना। जो मड वगैरह होती हैं, कीचड़ वगैरह जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्वैगमायर कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए दलदल को कहते हैं, ठीक है। या कोई भी ऐसी सिचुएशन, जटिल समस्या स्थिति बन जाती है ना, उसको कहते हैं, जटिल स्थिति को भी क्या कहते हैं, क्वैगमायर कहते हैं। जटिल स्थिति, जो कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ ज़्यादा होती है उसको कहते हैं, उसे कहते हैं स्थिति, क्वैगमायर। दलदल, दलदल या जटिल स्थिति होती है उसे हम क्वैगमायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वैगमायर कीचड़, ठीक है ना। क्वैगमायर मतलब क्या होता है, क्वैगमायर कीचड़ और मिट्टी होती है, क्वैगमायर कहलाती है, इस तरह आप याद कर सकते हो, ठीक है ना, क्वैगमायर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। तो दो आपके स्पेलिंग टेस्ट आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना वोकैब के क्वेश्चन क्या आते हैं, दो वन वर्ड आएंगे, दो इडियम्स, दो सिनोनिम्स, दो एंटोनिम्स, दो स्पेलिंग टेस्ट। 10 क्वेश्चन तो ये, और 2 क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले। टोटल आते हैं आपके कितने, 12 क्वेश्चन आएंगे 24 मार्क्स के। क्लियर है। चलिए अगला क्या है आपका वर्ड। इंग्लिश का पेपर काफ़ी इजी होता है यदि आप सही तरीके से पढ़ते हो, अच्छी तरीके से यदि आप इसे स्टडी करते हो तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। देखो अगला वर्ड क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव आपको कोई भी दिया जा सकता है। एग्जाम में एक्टिव सेंटेंस देकर के पैसिव पूछा जा सकता है, पैसिव देकर के आपको एक्टिव पूछा जा सकता है। पहली बात तो आपको इसमें क्या देखना है कि ही हैज बीन गिवन। हैज बीन गिवन का मतलब हो गया कि सेंटेंस ऑलरेडी इन पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का मतलब हो गया कि हैज बीन गिवन को हमें क्या, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। हैज बीन गिवन ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हैज गिवन आपके सेकंड में आ रहा है, हैज बीन गिवन ये ऑलरेडी पैसिव है, हैज गिवन आपके इसमें आ रहा है। ठीक है, अब यदि आप इससे बोलोगे अ गिफ्ट हैज गिवन, गिफ्ट तो किसी को कुछ देगा नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। इसका मतलब आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट किसको बनाओगे, आपने समवन बना दिया, तो क्या बना, समवन हैज गिवन हिम ए गिफ्ट। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया कि समवन हैज गिवन हिम ए गिफ्ट, तो आप इसके दो पैसिव है वो बना सकते हैं। दो पैसिव क्या बनेगा, एक तो आप ही से पैसिव बनाओगे। ही से पैसिव कैसे बनाओगे कि ही हैज बीन गिवन अ गिफ्ट बाय समवन, एक तो ये बन जाएगा, और एक बन जाएगा अ गिफ्ट हैज बीन गिवन टू हिम बाय समवन।
इस तरह बनेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर? सेकंड ऑप्शन रहेगा। आपको वर्ब से वर्ब काटना सीखना जरूरी है, क्योंकि हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लेनी है। हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आपके कौन से ऑप्शन में है? आपके एक तो सेकंड ऑप्शन में है, एक आपके डी फोर्थ वाले ऑप्शन में है। तो ए और सी तो ऑप्शन ही कट गए। अब इन दो ऑप्शन में से आपको देखना है कि गिफ्ट तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। समवन हमने कहां से लिया? अज्यूमिंग आपका सब्जेक्ट है समवन, तो समवन हैज बीन गिवन अ गिफ्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आपका देता है। ही सेड टू मी हु आर यू। अब इस सेंटेंस में क्या करना है? पहली बात तो ही सेड टू मी को ही आस्क मी कहना पड़ेगा। ही आस्क मी फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में टू नहीं आएगा, तीसरा ऑप्शन कट गया आपका। पहले ऑप्शन में क्या है? मी और इफ और WH वर्ड का यूज साथ में करते नहीं है, ए ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन में क्या किया? सी आस्क मी हु वाज आई, यहां इन्वर्जन हटा दिया। इन्वर्जन आना जरूरी है। पहली बात तो सेंटेंस में इन्वर्जन हटाना जरूरी है, इन्वर्जन हो नहीं सकता। WH वर्ड के बाद में इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में इन्वर्जन को हटाना पड़ेगा। तो क्या कहोगे सेंटेंस में? सी आस्क टू मी को हमें सी सेड टू मी को करना पड़ेगा सी आस्क मी, ठीक है। उसके बाद WH वर्ड एज इट इज आएगा। अब ऑब्जेक्ट को पहले लगाना पड़ेगा। यू को मी के अनुसार किसमें चेंज करोगे? आई में, और आर का पास्ट क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बहुत इजी, एक साधारण सा आपका इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन था। एक एक्टिव का क्वेश्चन, एक्टिव या पैसिव का एक क्वेश्चन आएगा, एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आएगा। तो प्री के अंदर दो क्वेश्चन बिल्कुल ही फोकट के हैं, आराम से आसानी से आप इन्हें कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? देखिए आपका कौन सा, जो PQRS के क्वेश्चंस आपके होते हैं, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है, देखो क्या है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म इंडिया अब हैज इट्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स। ऐसे तो बनेगा नहीं। अब क्या कहना पड़ेगा? इंडिया हैज इट्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी, सोसाइटी और अपॉर्चुनिटी दोनों नाउन है, आप इसे जोड़ नहीं सकते। अब आपको कहना पड़ेगा इंडिया हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी। इंडिया हैज एन अपॉर्चुनिटी, तो ये आपकी नाउन है। क्या? टू ट्रांसफॉर्म, किसको ट्रांसफॉर्म करना है? टू ट्रांसफॉर्म क्या कहोगे? इट्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो ऑब्वियसली सेंटेंस में क्या होगा? क्यू होगा। क्यू के बाद में क्या फॉलो कर रहा है? आपका पी फॉलो कर रहा है। पी को कौन फॉलो कर रहा है? आर फॉलो कर रहा है। और आर को कौन फॉलो कर रहा है? एस फॉलो करेगा। तो QPRS किस में आ रहा है? QPRS आपके सी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस पढ़ के देखो। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस कितना पढ़ते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इंडिया हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म इट्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स। ठीक है ना। तो टाइमिंग तो हमेशा खैर लास्ट में ही आएगी, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि आपने इट्स लगाया किसके लिए है? इंडिया के लिए लगाया है। तो इट्स को आर को पहले और क्यू को बाद में आप नहीं रख सकते, आपको रखना पड़ेगा QPRS। कौन सा ऑप्शन करना है आपको? सी ऑप्शन है वो इसका आंसर है, वो बन गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। वंस कैन अफोर्ड टू, वंस कैन अफोर्ड टू अ लिटिल लॉन्गर आएगा नहीं, यहाँ पर पी को क्यू फॉलो नहीं करेगा। अफोर्ड टू द रिचर आएगा नहीं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बियर आपको कहना पड़ेगा। देखो यहाँ इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? द रिचर वंस कैन अफोर्ड, द रिचर वन, द रिचर वन, द रिचर वन आपका क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। द रिचर वन कैन अफोर्ड टू, इसका मतलब आर के बाद क्या आएगा? पी आएगा। द रिचर वन, द रिचर वंस कैन अफोर्ड टू के बाद में क्या आपको वर्ब लेनी है, तो टू के बाद क्या लगा? वर्ब कौन सी है? टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्टर्बेड सोशल एक्टिविटी अ लिटिल लॉन्गर देन द रेस्ट। क्या आएगा? तो आर के पीछे क्या आएगा? पी, और पी के पीछे क्या आ रहा है? एस, और एस के पीछे क्यू आएगा। तो आर पी और उसके बाद एस, और एस के बाद लास्ट में क्या आएगा? क्यू आएगा। तो आर पी एस क्यू किस ऑप्शन में आ रहा है? आर पी एस क्यू। अब कौन से? डी ऑप्शन में आ रहा है, आर पी एस क्यू। तो आपको इस तरह लेना पड़ेगा। द रिचर वंस कैन अफोर्ड टू bear the consequences of disrupted society social activity a little longer than the rest। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ऑप्शन है वो बन जाएगा अरेंजमेंट। तो RPSQ। ठीक है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा इसमें पारंगत होते जाओगे। आपको इनकी प्रैक्टिस है वो डे बाय डे है वो बढ़ानी पड़ेगी। डेली के 5-7 क्वेश्चन यदि आप डेली करते हो तो ये बहुत ईजी होते हैं। क्लियर है? चलो प्री में 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 4 मार्क्स के सीधे। एक क्लॉज टेस्ट आपका आएगा, क्लॉज टेस्ट या पैसेज में से कोई एक आपको पूछाएगा, या तो क्लॉज टेस्ट दे देगा या पैसेज आपको दे देगा। ठीक है ना। चलिए देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो पढ़ते हैं।
पहले जब भी कभी क्लॉज टेस्ट पढ़ते हो तो आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे कि पूरा क्लॉज टेस्ट आपको पहले पढ़ना है, एक बार पूरा पढ़ने के बाद फिर इन क्वेश्चंस को है वो आपको करना शुरू करना है। क्लियर है? चलो देखो, पहला क्या है आपका वर्ड, द ऑफ द फार्म लॉज वाज सर्टेनली अ मेजर फॉर द फार्मर्स बट इट डज पुश रिफॉर्म्स दैट कुड हैव हेल्प्ड इन दिस सेक्टर। देखो क्या कहना चाह रहा है, द ऑफ द फार्म लॉ का क्या करना, विड्रॉल कहोगे, विड्रॉ कहोगे, विड्रॉन कहोगे या विदरिंग कहोगे। ऑब्वियसली क्या कहना पड़ेगा, विड्रॉवल। विड्रॉवल का मतलब क्या होगा कि आपने फार्म लॉ जो आपके बनाए गए थे, किसानी जो कानून आपके बनाए गए थे, वो सारे के सारे का क्या, उनका वापस लेना क्या हुआ, वो सडनली अ मेजर क्या हुआ, अ मेजर प्राइज कहोगे, मेजर विक्ट्री फॉर द फार्मर्स कहोगे, मेजर अचीव फॉर द फार्मर्स कहोगे या मेजर लॉरेल ऑफ द फार्मर्स कहोगे। मेजर प्राइज, अब कोई प्राइज तो दिया नहीं है फार्मर्स को, ठीक है ना, उनकी विक्ट्री, उनकी जीत साबित हुई है, उनका अचीवमेंट होता तो फिर भी मान लेते हम, यहाँ पर लॉरेल नहीं लॉराल्स होता है, तो विन लॉराल्स बोला जाता है, वो भी कुछ प्राइज वगैरह जीतते हैं, उससे उपलब्धि हासिल करते हैं, उसे कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे कहना पड़ेगा विक्ट्री, तो आपको कहना पड़ेगा द विड्रोवल ऑफ द फार्म लॉज आर सर्टेनली अ मेजर विक्ट्री फॉर द किसके, कौन से फार्मर्स, प्रोटेस्ट फार्मर्स कहोगे, प्रोटेस्टिव फार्मर्स कहोगे, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स कहोगे या प्रोटेस्टेड फार्मर्स कहोगे। तो ऐसे फार्मर्स जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो वहां प्रोटेस्ट करने वाले फार्मर कौन से होंगे, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। क्या कहोगे, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। बट इट डज, क्या कहना चाह रहे हो, पुश रिफॉर्म्स, आप ये कहना चाह रहे जो भी सुधार आपके किए गए थे उन सुधार को वो क्या कर रहा है, पुश अप किया उन्होंने, या पुश अक्रॉस किया है, पुट डाउन किया है या पुट बैक किया है। ऑब्वियसली आपको कहना पड़ेगा पुट बैक। पुट बैक का मतलब होता है कि जो रिफॉर्म, जो सुधार सरकार करना चाहती थी, उन सुधार को क्या कर दिया है, एक बार वापस वो पीछे धकेले जा चुके हैं, ठीक है ना। आगे क्या कहोगे, दैट कुड हैव हेल्प्ड, जो कि उनकी मदद कर सकते थे, किसमें, इन दिस सेक्टर, इन कौन से सेक्टर में उसकी मदद कर सकते थे वो फॉर्म्स, कॉमर्शलाइज दिस सेक्टर। अब आपको पता है इन आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन की खासियत होता है कि इसके बाद में जो भी आपकी वर्ब आएगी वो आपको आईएनजी वाली फॉर्म में रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि इनके बाद आप क्या कॉमर्शलाइज आप कह नहीं सकते, आपको क्या कहना पड़ेगा, कॉमर्शलाइज्ड आप थर्ड फॉर्म ले नहीं सकते, कॉमर्शियल तो एडजेक्टिव है, क्या आएगा आपका, कॉमर्शियलाइजिंग। आपकी वर्ब कौन सी लानी पड़ेगी, आईएनजी वाली फॉर्म में आपको वर्ब को रखना पड़ेगा, ठीक है ना। द कॉमर्शियलाइजिंग दिस सेक्टर। ओके, तो आपके इन क्वेश्चंस को देखें तो क्या है, देखो फर्स्ट वन क्या है, द विड्रोवल ऑफ द फार्म लॉज वाज सर्टेनली अ मेजर विक्ट्री फॉर द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स बट इट डज पुश बैक रिफॉर्म्स दैट कुड हैव हेल्प इन क्या कहोगे, कॉमर्शियलाइजिंग दिस सेक्टर, ठीक है ना। आप ये कहना चाह रहे हो कि फार्म लॉ जो आपका हुआ था, ठीक है ना, उनका जो विड्रॉल करना, उनका वापस लेना क्या है, एक बहुत बड़ी विक्ट्री साबित हुई है, किनके लिए, उन फार्मर्स के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये जो उनकी विक्ट्री है वो कुछ पल के लिए हुई है, लेकिन इसने क्या किया, जो कृषि का सुधार जो करने थे उन सुधार में वापस क्या कर दिया, पुश बैक ले आए हैं, उनमें जो रिफॉर्म होने वाले थे उसमें पुश बैक ले आए, जो कि उन्हें कॉमर्शलाइजिंग करने में, व्यापार बाजार सेक्टर को बढ़ावा देने में जो चीज़ थी उनमें वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, वो कमी आई है, ठीक है ना। जो उनमें मदद कर सकते थे, उनकी अच्छी फसल की अच्छी कीमत है वो दिलवा सकते थे। खैर जो भी आपने पैसेज बनाया उससे, भावनाओं से नहीं खेलना, आपको देखना है कि वो सेंटेंस है उसमें क्या फिलर्स आपके आने चाहिए, आपके अपने विचार क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है इसको इससे मतलब है कि आप जो सेंटेंस बना रहे हो वो सेंटेंस है वो उस पैसेज के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है ना। जो फिलर्स आप भरते हो अपनी पर्सनल चीजें नहीं, बल्कि आपको इसकी मांग के अनुसार आपको लिखना होता है। क्लियर है। क्लॉज टेस्ट का यूज, आप जितने ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आप निकालोगे उतने ही ज्यादा क्लॉज टेस्ट में आप पारंगत होंगे। क्लियर है। ओके, डेली आपको 1 या 2 क्लॉज टेस्ट की प्रैक्टिस आप डेली करिए, ठीक है ना। आप कम से कम 5 to 10 PQRS के क्वेश्चंस है उनको आप डेली निकालो, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव, 10 क्वेश्चन डायरेक्ट इंडायरेक्ट यदि आप करोगे तो ये जो क्वेश्चंस है आपके 5 क्वेश्चंस तो आपके क्लॉज टेस्ट वाले, 2 क्वेश्चन आपके कौन से, PQRS वाले, ठीक है ना। एक एक्टिव पैसिव, एक डायरेक्ट इंडायरेक्ट, सीधे 9 क्वेश्चन है, 18 मार्क्स के आपके सीधे यहाँ से बनते हैं। इन क्वेश्चंस को आप कवर करिए।
12 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, वोकैब वाले होते हैं 24, और बचे 4 क्वेश्चन हैं वो आपके टोटल ग्रामर के बनते हैं, बाकी जितने भी ग्रामर के। तो ग्रामर पूरी पढ़ने में आपको समय लगेगा, उसमें टाइम आपको लगेगा। आपसे यही है कि अभी जो बचे हुए समय में जो आपका टाइम बचा हुआ है, 1 से 1.5 महीना जो आपके एग्जाम का बचा हुआ है CGL को, ठीक है ना, लगभग ऑफिली लगभग 20 अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम है, तो 1 से 1.5 महीना है आपके पास समय। इन 1-1.5 महीना में अच्छी यदि आप क्लॉज टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो, PQRS की अच्छी प्रैक्टिस करते हो, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट के क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करते हो, तो 9 क्वेश्चन आपके सीधे ये हैं, 9 क्वेश्चन के 18 मार्क्स आपके सीधे यहाँ पर है। वोकैब जितनी हो सके वोकैब को पढ़िए। वोकैब हमने पढ़ा है, एक तो वर्ड पावर वाली जो आपकी बुक है जो यहाँ से मिली है, क्लासरूम वाली वर्क वाली बुक, उसको, और एक 10 ईयर वोकैब जो आपकी बुक है उसको यदि आप कवर करते हो तो इन 2 किताब में से आपके क्वेश्चन है वो बन जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। तो 12 क्वेश्चन यदि आपके वो हैं तो 24 क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं, 24 मार्क्स का ये बन जाता है, और बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं जो आपके बाकी टोटल ग्रामर है उसमें से पूछा जाता है। बाकी ग्रामर में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टॉपिक आपका सबसे पहले टेंस टॉपिक को आप कवर करो। टेंस करने के बाद में आप सब्जेक्ट और एग्रीमेंट टॉपिक हैं उसको आप कवर करिए, ठीक है ना, कंजंक्शन टॉपिक को कवर करिए, और यदि आपको समय है तो आप क्या प्रेपोजिशन टॉपिक थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रेपोजिशन टॉपिक को अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। तो इन 4 टॉपिक को अच्छी तरीके से समझो, इनसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। 4 में से मान के चलो कि 3 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं 2-3 टॉपिक से मिल जाएंगे, इक्का दुक्का जो क्वेश्चन है वो बाकी किसी एडजेक्टिव एडवर्ब से बनते हैं आपके, लेकिन उनकी ज़्यादा इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपके टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना, और कंजंक्शन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं टेस्ट नंबर 108 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।